Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लाई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। आज का व्याख्यान है स्वास्थ्य देखभाल और स्कूल प्रणाली सेटिंग में OD के हस्तक्षेपों पर। हमने अभी तक जब बात करी तो हम एक संगठन की बात कर रहे थे। यहाँ पर आज हम जिस पर केंद्रित करना चाहते हैं अपने आप को, वह है स्वास्थ्य विभाग, यानी कि स्वास्थ्य सेटिंग। हम इसमें देखेंगे, हम इस सत्र में, इस व्याख्यान में देखेंगे कि किस प्रकार से स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में कितने अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं और उस परिवर्तन में क्या क्या चुनौतियां स्वास्थ्य विभाग को झेलनी पड़ती हैं और किस प्रकार से हम संगठनात्मक विकास यानी कि OD इंटरवेंशंस को लगा सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग सेटिंग को भी अच्छा बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस सत्र में हम बात करेंगे कि विद्यालय व्यवस्था किस प्रकार से बदल रही है। अगर हम बात करें 19वीं सदी से लेकर अब तक की, तो विद्यालय संस्था बहुत परिवर्तित हो चुकी है। उसकी शिक्षा प्रणाली बदल चुकी है, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। तो किस प्रकार से ये बदलाव आ रहा है और कैसे हम OD इंटरवेंशंस के साथ इन बदलावों को अच्छे से आगे लेकर जा पाए, जिससे हमारे विद्यालय, हमारे स्कूल की सेटिंग और ज़्यादा अच्छी बने और ज़्यादा दक्ष बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज समझते हैं कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आखिर है क्या, यानी कि हेल्थ केयर सेटिंग क्या है। जब हम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें अस्पताल हुए, क्लिनिक हुआ, नर्सिंग होम हुआ, आउट पेशेंट सर्विसेज हुई, ये सब मिलकर एक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बनाते हैं। जब हम स्वास्थ्य सेवा की बात हमारे दिमाग में आती है तो हम देख रहे हैं कि ये क्षेत्र बहुत ही जटिल है। अब यह क्यों जटिल है? क्योंकि यहाँ पर तेजी से नई नई चीज़ें, नई नई तकनीक विकसित हो रही है। चाहे वो मरीज को अच्छा करने की तकनीक हो, चाहे वो नई नई दवाइयों की तकनीक हो, तो बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई तकनीक आ रही हैं, जिससे कि उच्च गुणवत्ता और साथ ही साथ हम रोगियों की अच्छे से देखभाल कर सकें। अब OD की ज़रूरत यहाँ पे क्या पड़ी? तो जब हम OD की बात करते हैं, यानी कि संगठनात्मक विकास के हस्तक्षेपों की बात करते हैं, तो वह किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी हमने बात करी कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अपने आप में बड़ा ही जटिल है, और जटिल इसलिए है क्योंकि निरंतर नई तकनीक आ रही हैं, नए नए तरीके की प्रणालियां आ रही हैं जिस प्रकार से हम मरीजों की देखभाल कर सकें। मरीजों की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं समय के साथ, और साथ ही साथ सरकारी नियम बदल रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ों में इतना परिवर्तन आ रहा है तो सेवा क्षेत्र को भी ज़रूरत पड़ती है संगठनात्मक विकास हस्तक्षेपों की, क्योंकि संगठनात्मक विकास हस्तक्षेप यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस वह रणनीतियाँ होती हैं जो हमें कोई भी परिवर्तन, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, उसको अच्छे से लाने के लिए या सुचारू रूप से कार्यरत करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो जब हम
यहाँ पर बात करेंगे तो हम यही समझेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या बदलाव आ रहे हैं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, कौन कौन से ट्रेंड्स बदल रहे हैं और उन बदलते रिवाजों या उस बदलाव की वजह से क्या क्या चुनौतियाँ किसी भी स्वास्थ्य विभाग को झेलनी पड़ रही हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि जो रुझान नए आ रहे हैं उसमें हम कौन से ऐसे संगठनात्मक विकास के हस्तक्षेप ला सकते हैं जिससे हम स्वास्थ्य विभाग को और ज़्यादा दक्ष और उत्कृष्ट बना सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे अलग अलग स्वास्थ्य विभाग में रुझान बढ़ रहे हैं, नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ओडी की मदद यानी कि संगठनात्मक विकास के हस्तक्षेपों की मदद लेनी पड़ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला रुझान या सबसे पहला परिवर्तन स्वास्थ्य विभाग में या स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्या आया है। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी क्योंकि आपने बहुत सुन रखा होगा अभी, क्योंकि निरंतर ही इस पर बात की जा रही है, जो है टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य विभाग कोशिश कर रहा है कि हर वो चीज़ वह करे जिससे वह दूरस्थ परामर्श मरीजों को उपलब्ध करा पाए। साथ ही साथ मरीजों पर दूर रहकर भी अगर वह स्वास्थ्य विभाग तक, उस हॉस्पिटल या क्लिनिक तक अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दूर रहकर भी किस प्रकार से वह परामर्श ले सकते हैं। तो टेलीमेडिसिन हुआ या डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं हुई, इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जब इस पर बढ़ावा दिया जा रहा है तो बहुत सारी चुनौतियां भी हैं स्वास्थ्य विभाग के सामने। जब भी कोई नया परिवर्तन आता है तो उसके सामने आती हैं चुनौतियां। तो अगर हम इस से संबंधित चुनौतियों की बात करें तो इसमें सबसे पहली चुनौती तो है कि तकनीक का एकीकरण यानी कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। हम बात तो कर रहे हैं टेलीमेडिसिन की, डिजिटल स्वास्थ्य की, लेकिन क्या हमारे पास अच्छी तकनीक है जिससे हम लोगों को यह सेवा मुहैया करवा पाएं? हम यहाँ पर फंस रहे हैं। हम बहुत सी जगहों पर अभी सोच नहीं पा रहे कि किस प्रकार से इस तकनीक को इस तरीके से एकीकरण करें कि लोगों तक हम इसे पहुंचा पाएं। और सिर्फ यही नहीं, अभी इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो गैप आ रहा है वो आ रहा है रोगी संलग्नता में, यानी कि पेशेंट एंगेजमेंट में। देखा जा रहा है कि जब हम टेलीमेडिसिन या डिजिटल स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा रेगुलर तरीके से परामर्श नहीं लेते हैं, और जब वो रेगुलर परामर्श नहीं लेते या उनके मन में अभी एक ये कहिए कि हम ट्रस्ट पैदा नहीं कर पाए हैं कि यह सेवाएं भी वैसी ही हैं जैसा कि आप किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी स्वास्थ्य निर्देशक के पास जाते हैं एक फिजिकल रूप से। तो यहाँ पर पेशेंट एंगेजमेंट यानी कि रोगी की संलग्नता में काफ़ी कमी देखी जा रही है। वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं होता है जब हम टेलीमेडिसिन या डिजिटल स्वास्थ्य की बात करते हैं। वह मान के चलता है कि यह अभी इतना अच्छा नहीं है, चाहे उसने इस्तेमाल किया हो या नहीं किया हो। अभी भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है इन सेवाओं की उत्कृष्टता पे, इन सेवाओं की दक्षता पर। इसके अलावा एक और चुनौती है, जब हम टेलीमेडिसिन की बात कर रहे हैं या फिर हम डिजिटल स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वह होता है डेटा की सुरक्षा, क्योंकि इसमें हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, उनकी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि किस प्रकार से हम उस डेटा को, उस बहुत बड़े डेटा को जो कि हमारे पेशेंट्स का डेटा है, उसको सुरक्षित रख पाएँ। अब इसमें जब हम बात करते हैं कि कैसे इन चैलेंजेस से या कैसे इन चुनौतियों से हम बाहर निकल सकते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है ओडी के इंटरवेंशंस की।
तो जैसा कि मैंने बोला कि हम सबसे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर अभी आपको पता है कमी क्या है, हमारे पास प्रशिक्षित लोग ही नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग में ही लोग इतने प्रशिक्षित नहीं हैं कि वह डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छे रूप से मुहैया करवा पाए। जब वह उसको अच्छे रूप से मुहैया नहीं करवा पाते तो मरीजों के बीच में एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि क्या ये सेवाएं सही हैं या गलत हैं। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि हम अपने लोगों को, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को प्रशिक्षित करें, उन्हें शिक्षित करें कि यह सेवाएं कैसे हैं, क्या हैं, कैसे इनका उपयोग किया जाए और किस प्रकार से हम एक अच्छा कनेक्शन बनाएं अपने मरीजों से इन सेवाओं के द्वारा। सिर्फ यही नहीं, हमें यह भी देखना होगा कि हम इस चेंज को किस तरीके से, इस परिवर्तन का प्रबंधन कैसे करते हैं। और साथ ही साथ कुछ हमें देखना होगा कि हम साइबर सुरक्षा नीतियां बनाएं। यह बेहद ज़रूरी है अगर हम ओडी इंटरवेंशन की बात करें, क्योंकि जब हम डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, तो उसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी नीतियां बनानी पड़ेंगी और लोगों को उसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा, अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम टेलीमेडिसिन का फ़ायदा ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे रुझान की, जो कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। जैसा कि पाया जा रहा है आजकल, हम डायग्नोस्टिक की बात करते हैं, यानी कि मरीज को क्या रोग है इसकी पहचान करना, डायग्नोस्टिक, यानी कि या फिर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स या परिचालन दक्षता की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। अब जब एआई और मशीन लर्निंग की बात इतनी हो रही है तो सबसे बड़ी चुनौती जो स्वास्थ्य विभाग के सामने आती है वह आती है कि जो इतना डेटा इकट्ठा होता है एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू, उसको इंटरप्रेट यानी कि उसकी व्याख्या कैसे की जाए। अभी लोग दक्ष नहीं हैं उसमें। लोग अपने स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कार्यों में तो अभी दक्ष हैं, लेकिन जब बात आती है कि इन एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, उस डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, उसकी व्याख्या कैसे की जाए, तो अभी वो इतने प्रशिक्षित नहीं है। और साथ ही साथ कर्मचारी बहुत ज़्यादा प्रतिरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर एआई ही ये सब कार्य करने लगा तो फिर उनकी क्या ज़रूरत रह जाएगी। जब एआई ही अगर स्वास्थ्य विभाग में लोगों का ऑपरेशन कर रहा है या डायग्नोस्टिक कर रहा है तो उनकी क्या ज़रूरत है। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा लोग प्रतिरोध कर रहे हैं इस तरीके की तकनीकों का। अब देखिए ओडी इंटरवेंशन की सहायता से कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। ओडी इंटरवेंशन की सहायता से सबसे पहले तो आप लीडरशिप डेवलप करिए, आप नेतृत्व का विकास करिए, यानी कि जो आपके स्वास्थ्य विभाग के जो नेता हैं उनको पहले प्रशिक्षित करिए कि कैसे एआई और मशीन लर्निंग के द्वारा आप अपनी सेवाओं को और भी बेहतर बना सकते हैं। यह आपको हटाने के लिए नहीं है, यह आपके कार्य को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए है, आपको और उत्कृष्ट बनाने के लिए है। तो जब तक ये आपके संगठन के, यहाँ पर जब मैं संगठन की बात कर रही हूँ तो मैं स्वास्थ्य संगठन की बात कर रही हूँ, चाहे वो हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, स्वास्थ्य संगठन में अगर आपका नेता नहीं समझ पा रहे, टॉप लीडर्स नहीं समझ पा रहे, टॉप प्रबंधक नहीं समझ पा रहे कि एआई और मशीन लर्निंग की क्या ज़रूरत है, तो आप के कर्मचारी प्रतिरोध करते रहेंगे। तो सबसे पहले उन्हें समझाइए, फिर उसके बाद आप उन कर्मचारियों को अवेयरनेस डेवलप करिए, जागरूकता दिलवाइए कि यह चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, कैसे उनका कार्य और उत्कृष्ट हो रहा है इन सब से, तभी वो आपका साथ देंगे। तो डेटा साक्षरता कार्यक्रम यानी कि डेटा लिटरेसी प्रोग्राम्स करवाइए, जिससे लोगों को समझ आए कि जहाँ पे वो उस डेटा का व्याख्यान ही नहीं कर पा रहे, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास डेटा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो उससे रिलेटेड प्रशिक्षण दीजिए उन्हें।
जागरूकता के साथ साथ प्रशिक्षित करना भी बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आपके स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वह जागरूक तो हो गए लेकिन उनको अभी भी वह दक्ष नहीं है उस कार्य को करने के लिए, तो फिर से ये दिक्कतें आएंगी। बढ़ते हैं तीसरे रुझान की ओर, जो कि है व्यक्तिकृत चिकित्सा, यानी कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से जीनोमिक्स हुआ, जैव प्रौद्योगिकी हुआ, ये जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग को बहुत मदद मिल रही है कि वह व्यक्तिगत आनुवंशिक प्रोफाइल के बेसिस पर लोगों के रोगों का पता कर पाए। यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी तकनीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। यह बहुत ही अच्छी चीज़ है लेकिन चुनौतियां फिर भी सामने हैं। और चुनौतियां क्या हैं? जैसे कि लोगों को समझ ही नहीं है कि ये कैसे किया जा सकता है। अभी भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। बहुत कम विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जो इस प्रकार के रोगों की जांच कर सकते हैं। तो बहुत सारा नॉलेज गैप है, ज्ञान की कमी है। तो हमें कहीं ना कहीं लोगों को प्रशिक्षित करना है इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए। सिर्फ यही नहीं, रिसोर्सेज भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है। बहुत कम जगहों पर संसाधन है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं जीनोमिक्स या जैव प्रौद्योगिकी की, तो आपको संसाधन तो देने पड़ेंगे कि लोग उस चीज़ का शोध कर पाएं, उस चीज़ पर शोध कर पाएं, उसके लिए संसाधन चाहिए। तो अभी कहीं ना कहीं, अगर जैसे मैं उदाहरण के तौर पर हम भारत की ही बात करें, तो यहाँ पर भी अभी हम बहुत ज़्यादा परसेंटेज स्वास्थ्य विभाग को नहीं देते हैं, जो कि ज़रूरी है। तो साथ ही साथ जहाँ पर दिक्कत आती है वह आती है पेशेंट कम्युनिकेशन, यानी कि उनसे संचार करने, रोगियों से संचार करने के लिए माध्यम ही नहीं है कि किस प्रकार से उनसे संचार किया जाए। तो इसमें जब मैं ओडी इंटरवेंशन की बात करूंगी, तो ओडी इंटरवेंशन जैसा कि क्लिनिकल ट्रेनिंग, जैसा मैंने बोला कि लोगों को अभी ट्रेनिंग ही नहीं है कि कैसे जैव प्रौद्योगिकी और जीनोमिक्स के द्वारा वह व्यक्तिगत आनुवंशिक प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं और रोगों का पता लगा सकते हैं। तो क्लिनिकल ट्रेनिंग की अभी बहुत ज़रूरत है। अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को उन्हीं के कार्यों में और दक्ष कर पाएं। क्लिनिकल ट्रेनिंग तभी मैं बोल रही हूँ। उन्हें सिर्फ जागरूक नहीं करना है, उन्हें प्रशिक्षित करना है उन स्किल्स से, उन कॉम्पिटेंसीज से, जिससे वो ये सारे कार्य कर पाएं। और साथ ही साथ रिसोर्स प्लानिंग हम करें, क्योंकि देखिए, अगर आगे बढ़ना है स्वास्थ्य विभाग को, तो रिसोर्सेज, संसाधन तो ऐसी शोधों में देने ही पड़ेंगे उन्हें, नहीं तो वह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, तो एक रुझान जो है रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो है रोगी केंद्रित देखभाल, यानी कि पेशेंट सेंटर्ड केयर। आजकल आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारी जगहों पे यह चाल चलन नहीं है कि एक डॉक्टर ने या एक चिकित्सक ने अपना सारी चीज़ बताई। वे कोशिश करते हैं कि अपने रोगियों को या अपने रोगियों को भी निर्णय जो वो लेते हैं उनके लिए, उसमें इन्वॉल्व करने का। तो पेशेंट सेंटर्ड केयर में साझा निर्णय लिया जाता है रोग के ऊपर, जो कि चिकित्सक और रोगी मिलकर लेते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो चीज़ें, जो नॉलेज, जो ज्ञान चिकित्सकों को होगा वो रोगियों को नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब हम एक प्रणाली बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें हम पेशेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है स्टाफ संरेखण का। हमारा स्टाफ अलाइंड ही नहीं है इस तरीके की प्रणालियों के लिए। अभी उनको हमने प्रशिक्षित ही नहीं किया कि किस प्रकार से कितना इन्वॉल्वमेंट रोगी का होना चाहिए पेशेंट सेंटर्ड केयर में। उनको ये चीज़ पता ही नहीं है, या तो वे बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से रोगी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं या उसे कुछ भी बोलने नहीं देते। तो स्टाफ अलाइंड नहीं है अभी हमारा। और इसके अलावा रोगी संलग्नता भी कम है, पेशेंट एंगेजमेंट भी नहीं हो पा रहा है।
और वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो सिस्टम ही नहीं बना रखा है। प्रक्रिया तो हमें बनानी पड़ेगी, प्रोसेस तो हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर मैं ओडी इंटरवेंशन की बात करूं तो इसमें जब ओडी इंटरवेंशन यानी कि संगठनात्मक संस्कृति को बदलना पड़ेगा। आपको पहले अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा कि पेशेंट सेंटर्ड केयर होता क्या है, अपने कर्मचारियों को उसके लिए समझाना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ आपको पेशेंट्स के साथ यानी कि रोगियों को भी समझाना पड़ेगा कि क्यों ये ज़रूरी है कि वो भी बढ़ चढ़कर अपनी केयर में उतना ही संलग्न हुए जितना कि एक चिकित्सक उनको ठीक करने के लिए है। तो दोनों ही तरफ से चीज़ें होनी है। और साथ ही साथ ओडी इंटरवेंशन के तहत मैं ये भी कहूँगी कि एक अच्छा फीडबैक सिस्टम बनाइए। अब उस फीडबैक सिस्टम में ये जानने की कोशिश करिए कि क्या क्या दिक्कतें रोगी को महसूस होती हैं जब पेशेंट सेंटर्ड केयर की बात होती है। और सिर्फ रोगी को ही नहीं, मैं कहूँगी कि यहाँ पर स्टाफ से भी फीडबैक लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम पेशेंट सेंटर्ड केयर इसीलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि चिकित्सक हुए या चिकित्सकों के सहकर्मी हुए, उनके पास इतना समय ही नहीं हो पाता, इतने संसाधन ही नहीं हो पाते कि वो पेशेंट की भी पूरी चीज़ों को इन्वॉल्व करें पेशेंट सेंटर्ड केयर में। तो यह सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है और वह हो सकता है एक अच्छे फीडबैक सिस्टम से। अगला जो रुझान है स्वास्थ्य सेवा में वो है मूल्य आधारित देखभाल यानी कि वैल्यू बेस्ड केयर। बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था कि चिकित्सकों का या फिर सेवा के लिए शुल्क यानी कि फी फॉर सर्विस की बात होती है, लेकिन अब हम बढ़ना चाहते हैं फी फॉर सर्विस यानी कि सेवा के लिए शुल्क से मूल्य आधारित देखभाल मॉडल पे यानी कि वैल्यू बेस्ड केयर मॉडल। अब ये वैल्यू बेस्ड केयर मॉडल क्या है? जिसमें हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम एक रोगी को पूर्ण रूप से जो देखभाल दे रहे हैं वो बहुत ही मूल्यवान हो उसके लिए। अब इसमें दिक्कत आती है मेजरमेंट की। आप मापेंगे कैसे कि आपने बड़ी ही वैल्यू बेस्ड केयर की है? क्योंकि हमारे पास कोई भी स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स नहीं है, हमारे पास कोई भी प्रणाली नहीं है जिससे हम ये माप पाएं कि आप कह रहे हैं कि वो वैल्यू बेस्ड केयर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हमें देखना होगा। और सिर्फ यही नहीं, अलाइनमेंट नहीं है, चेंज रेजिस्टेंस है। तो ओडी की जब हम बात करते हैं, ओडी हस्तक्षेपों की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। हम ये कुछ ऐसी प्रणाली बनाएं जिससे हमें पता चले कि सिर्फ कार्य करने के लिए कार्य किया जा रहा है या वाकई में वैल्यू बेस्ड केयर हो रही है। तो उसके लिए हमें कुछ मापदंड बनाने पड़ेंगे। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारी प्लानिंग कैसे हो। और सिर्फ यही नहीं, हमें एक अच्छा चेंज मैनेजमेंट का उदाहरण भी दिखाना पड़ेगा और उसमें डिफरेंस दिखना चाहिए कि हाँ, हम फी फॉर सर्विस से अब वैल्यू बेस्ड सेंटर पर आ गए, जो कि आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ किताबों में है या फाइलों में है, या आपका ये सिर्फ लिखित में हमने लिख दिया है वैल्यू बेस्ड केयर मॉडल। तो वैल्यू बेस्ड केयर मॉडल की अगर बात हो रही है तो उसको मापने के लिए एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए जिससे हमें पता चले कि हाँ, वाकई में हम फी फॉर सर्विस से वैल्यू बेस्ड मॉडल की तरफ बढ़ चुके हैं, जो अभी नहीं हो रहा है, जो अभी मिसिंग है। इसके अलावा एक और रुझान है जिसकी बात हम स्वास्थ्य सेवा में करते हैं, वह है स्वास्थ्य डेटा विश्लेषण। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम एआई, मशीन लर्निंग, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स आज की डेट में काफ़ी आगे बढ़ रही है। हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स हमें मदद करती है कि बहुत बड़े बड़े डेटाओं का विश्लेषण कर कर हम यह पता लगा पाएँ कि स्वास्थ्य में क्या बढ़ोतरी हो रही है या
किस प्रकार के रुझान आ रहे हैं और उन रुझानों के बेसिस पर हम आगे की तकनीक की प्लानिंग कर सकें, आगे की किस प्रकार के आपके केयर सिस्टम होगा, देखभाल करने का सिस्टम होगा, उसकी प्लानिंग कर सके। तो जब हम हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो अभी भी हम जिस चीज़ से जूझ रहे हैं या जो चीज़ हमारे सामने चुनौती बन के खड़ी हुई है वह है डेटा मैनेजमेंट और डेटा इंटीग्रेशन, कि किस प्रकार से इतने बड़े डेटा को जो हमारे सामने है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी हम प्रशिक्षित नहीं हैं, अभी हमें पता ही नहीं है। एक डॉक्टर सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ उसको अपना क्लिनिकल ट्रेनिंग की ही ज़रूरत है, लेकिन क्लिनिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उसको यह भी समझने की ज़रूरत हो गई है कि किस प्रकार से इतने बड़े डेटा को एनालाइज करके वो क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है और वो इंटरप्रिटेशन कैसे उसके हॉस्पिटल के लिए, उसके मरीजों के लिए, पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए मददगार साबित हो सकती है। तो यहाँ पर अभी भी एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है जो कि हम ओडी इंटरवेंशंस के द्वारा कम कर सकते हैं। एक और स्वास्थ्य सेवा में रुझान की बात मैं करूंगी, वह है सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन हेल्थ केयर। हाँ, जब सब सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग भी अब इसकी ओर बढ़ रहा है और वह भी कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से ग्रीन हेल्थ केयर सिस्टम वो लेकर आए जिससे वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सके। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कुछ चुनौतियां ये हैं कि अभी भी स्वास्थ्य सेवा विभाग में कार्यरत लोगों को यह समझ ही नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी है क्या, उनको समझ ही नहीं है कि ग्रीन हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, कैसे लाया जा सकता है और क्यों होता है। तो जब समझ नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा गैप है और साथ ही साथ रिसोर्स यानी कि संसाधन प्रबंधन में भी कमी है। हम अभी भी अपने संसाधनों को इस प्रकार से नहीं लगा पा रहे कि कैसे हम उसको तकनीक की शोध में इस्तेमाल करें या हम ग्रीन हेल्थ केयर सिस्टम में लाने के लिए इस्तेमाल करें। हम उसका एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और बढ़ती लागत की तो बात करें, लेकिन अभी भी एक सुचारू रूप से जो प्रणाली होनी चाहिए, जो संरचना होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें, वह अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है स्वास्थ्य सेवा विभाग के सामने। हाँ, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि हर स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी को अपनी तरफ से सस्टेनेबिलिटी की पहल करनी चाहिए। बाकी लोगों को, जो बाकी लोग कार्यरत हैं उस विभाग में, उनको अवेयर करना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, ग्रीन हेल्थ केयर क्या है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों से वह ग्रीन हेल्थ केयर सिस्टम ला सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी ही चीज़ें करें, बहुत बड़े संसाधन ही वह इस्तेमाल करें। पहले वो छोटे छोटे संसाधनों को जोड़कर अपना एक निजी सिस्टम बनाएं, ग्रीन हेल्थ केयर सिस्टम, जिसको वो धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। तो यह कुछ रुझान है जो कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में है। अब देखिए, जब हम रुझानों की बात कर रहे हैं तो हाँ, आगे बढ़ना है तो इन रुझानों के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और अब हमें यह बस देखना है कि किस प्रकार से जो हम ओडी इंटरवेंशंस की बात करते हैं, उन ओडी इंटरवेंशंस को हम यहाँ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को प्रशिक्षित कर सकें, लोगों को और ज़्यादा दक्ष बना सकें कि वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, पर्सनलाइज्ड केयर, इन सब पर अच्छे से फोकस करते हुए एक अच्छे स्वास्थ्य सेवा विभाग का प्रदर्शन करें और स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा उत्कृष्ट बनाएं। तो यह था कि किस प्रकार से ओडी स्वास्थ्य सेवा में ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस व्याख्यान के अगले हिस्से की बात करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्कूल सेटिंग
क्या है, स्कूल सेटिंग का विकास क्या है, कौन कौन से अलग अलग तरीके के स्कूल सेटिंग हुए हैं अभी तक, और साथ ही साथ संगठनात्मक विकास यानी कि ओडी की क्या आवश्यकता है स्कूल सेटिंग विकास में। तो चलिए समझते हैं कि स्कूल सेटिंग विकास आखिर होता क्या है। जब हम स्कूल सेटिंग विकास की बात करते हैं तो यह दर्शाता है कि किस प्रकार से शैक्षिक संस्थान, कैसे वह सामाजिक, तकनीकी और शिक्षा शास्त्र से जुड़े परिवर्तनों को अपना रहे हैं और परिवर्तन ला रहे हैं। आप देख रहे होंगे शिक्षा प्रणाली में भी, अगर हम 19वीं सदी से लेकर आज तक की बात करें तो बहुत बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है शिक्षा प्रणाली में। और जब यह बदलाव आया है तो अच्छा है, विकास हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जब बदलाव आता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि 19वीं सदी से लेकर अब तक पहले बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक कठोर संरचनाएं होती थी विद्यालयों की, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो बहुत ही लचीलापन आ चुका है, छात्र केंद्रित विद्यालय हो चुके हैं। तो यह क्या है? परिवर्तन है। विद्यालय व्यवस्था में बहुत बदलाव आया है। हम अलग अलग स्टेजेस में पढ़ेंगे, अलग अलग चरणों में पढ़ेंगे कि क्या क्या बदलाव आए। पारंपरिक स्कूल सेटिंग क्या थी, जो कि 20वीं सदी से पहले की बात करेंगे हम, वह ट्रेडिशनल सेटिंग थी। इसके बाद हम बताएंगे कि किस प्रकार से इंडस्ट्रियल एरा में, औद्योगिक युग की स्कूल सेटिंग क्या हुई, जो कि अमूमन 20वीं सदी की शुरुआत का समय था। साथ ही साथ तीसरे पर हम प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन की बात करेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम की। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम के बाद हम तकनीकी, और फिर 21वीं सदी, और फिर महामारी के बाद किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली में बदलाव आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले समझते हैं कि विद्यालय व्यवस्था में क्या बदलाव आए हैं। तो सबसे पहले जिस युग की हम बात करेंगे वह है पारंपरिक स्कूल सेटिंग, जो कि 20वीं सदी से पहले का था। अब इस प्रकार के स्कूल या विद्यालयों में जो फोकस रहता था, वह फोकस रहता था बच्चों के रटने पर, कि उनको चीज़ों को रटाया जाए, उनकी स्मरण शक्ति बढ़वाई जाए। साथ ही साथ यह शिक्षक केंद्रित होते थे, लेक्चर बेस्ड होते थे। आप इसमें देखेंगे कि जो एक शिक्षक होता था वह एक क्लासरूम सेटिंग में लेक्चर ले रहा है, जहाँ पे छात्रों को बोलने की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं होती थी। बहुत ही ज़्यादा जो फोकस रहता था वह अनुशासन पे रहता था, ओबीडियंसी पर रहता था, कि छात्र कोई भी बात अपने अध्यापक के सामने नहीं रख सकते, कोई आलोचना नहीं कर सकते, क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा अगर हम जब बात करें संरचना पर, तो हाँ, इसमें हम छात्रों को अलग अलग समूहों में उनकी आयु के अनुसार बांटा जाता था, और आयु के अनुसार बांटने के बाद जो पाठ्यक्रम होता था, उस पाठ्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा उनको लिखना सिखाया जाता था, उनको गणना करना सिखाया जाता था, उन्हें धार्मिक ज्ञान दिया जाता था। धार्मिक शिक्षा पर बहुत जोर था इस सदी में। तो ये थी हमारी पारंपरिक विद्यालय सेटिंग या स्कूल सेटिंग। इसके बाद आया इंडस्ट्रियल एरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, शुरुआती 20वीं सदी में, जिसको हम औद्योगिक युग की स्कूल सेटिंग भी कहते हैं ना। अब औद्योगिक युग की शुरुआत हो चुकी थी, तो औद्योगिक युग की स्कूल सेटिंग में बहुत ज़्यादा जिस पर फोकस किया जा रहा था वह है कि औद्योगिक समाज की क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के हिसाब से छात्रों को तैयार किया जा रहा था। तो इस शिक्षा प्रणाली में जैसे कि विषय होते हैं विज्ञान, इतिहास, भूगोल, यह सारे
अलग अलग विषयों को भी पाठ्यक्रम में लेकर आया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर छात्रों के अनुशासन पर बहुत जोर दिया गया। यहाँ पर अभी भी शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली थी, लेकिन हाँ, जो पाठ्यक्रम था वो थोड़ा सा संरचित हो गया था, अब स्ट्रक्चर में आ चुका था कि किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, कैसे होगा। शुरुआती दिनों में बच्चा क्या पढ़ेगा और धीरे धीरे जब वह आगे बढ़ेगा तो कैसे उसका प्रोग्रेशन आगे बढ़ेगा। लेकिन जो एक सोच थी वह औद्योगिक समाज की ज़रूरतों को पूरा करने की सोच थी। इसके बाद 20वीं सदी के मध्य में आया प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट। यहाँ पर जो फोकस था वो शिक्षक केंद्रित संरचना से हटकर अब हो गई छात्र केंद्रित शिक्षा। यहाँ पर छात्रों के ऊपर ध्यान दिया गया। यहाँ पे देखा गया कि उनकी क्या चाहत है, क्या पढ़ना चाहते हैं वो, उनको किस में रुचि है। उस रुचियों के हिसाब से लोग बात करने लगे। साथ ही साथ इसमें अनुभव को बहुत फोकस में लाया गया। सिर्फ यही नहीं, आलोचनात्मक सोच को भी बढ़ावा दिया गया बच्चों की। जैसे कि पहले उनको कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब शिक्षकों ने हाथ बढ़ाकर उनकी आलोचनाएं, उनके अलग अलग विचारों, उनकी भावनाओं, उनके अनुभवों को सुनना चालू किया। और कहीं ना कहीं सक्रिय शिक्षण, रचनात्मकता और वास्तविक दुनिया के अनुभवों के साथ ये शिक्षा प्रणाली आगे बढ़ी। और इसमें जो शिक्षक था वह एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आया। उसकी जो भूमिका थी वह एक मार्गदर्शक की तरह बनी। इसके बाद चौथे नंबर पर हम बात करेंगे तकनीकी और सूचना युग की, जो कि प्रगतिशील युग के बाद था, जो 20वीं सदी के अंत से 21वीं सदी की शुरुआत तक था। इसमें कक्षा में तकनीक पर बात होने लगी। कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाने लगी। स्कूल में कंप्यूटर लैब्स बनने लगी, जहाँ पर बच्चे जाके देखते थे कि कैसा है कंप्यूटर, सीखते थे कंप्यूटर पर कार्य करना। तो इस युग में कंप्यूटर, इंटरनेट पर बहुत जोर दिया गया। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर लैब, डिजिटल संसाधनों की शुरुआत हुई, ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल आए, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, कोडिंग, इन सब पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। फिर इसके बाद आया आधुनिक युग, आधुनिक स्कूल सेटिंग, जो कि 21वीं सदी और उसके आगे की है। आधुनिक स्कूल सेटिंग में जो मेन फोकस था वो था तकनीक तो सिखानी ही है लोगों को, बच्चों को, लेकिन साथ ही साथ उनकी सामाजिक, भावनात्मक और रचनात्मक क्षमताओं को भी बढ़ावा देना है कि किस प्रकार से हमारे छात्र और ज़्यादा क्रिएटिव थिंकर्स हो सकते हैं, और ज़्यादा नवाचार ला सकते हैं। उनकी नई सोच को आगे बढ़ाया गया। वैश्विक नागरिकता यानी ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में समझाया गया कि यह क्या है, क्यों ज़रूरी है कि विविध लोग सब साथ में आए, अलग अलग लोग साथ में आए, अलग अलग लोग साथ में कार्य करें, क्या हमें उनसे फ़ायदा होता है, हम क्या चीज़ें सीखते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली आई। इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, इस तरीके के साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब पर पूरा जोर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, वर्चुअल क्लासरूम्स, एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑनलाइन लर्निंग टूल्स, इन सब पर भी बहुत फोकस हो रहा है। तो जो अभी मॉडर्न सेटिंग की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न सेटिंग अभी भी मॉडर्न सेटिंग में ही हम चल रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव क्लासरूम्स की बात होती है। इसके साथ ही साथ मैं एक और युग पर बात करूंगी, महामारी के बाद के परिवर्तन क्या रहे।
पोस्ट पैंडेमिक चेंजेस। शिक्षा प्रणाली को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है महामारी ने, कोविड-19 ने। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोविड-19 के बाद ही शिक्षा प्रणाली में डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ। पहले बहुत कम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते थे, लेकिन कोविड-19 के बाद, महामारी के बाद, गूगल क्लासरूम, जूम क्लासरूम्स, एडटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए। आप देखिए, हम भी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपस में बात कर रहे हैं। महामारी के बाद छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जाने लगा कि रचनात्मकता के साथ साथ, भावनात्मकता के साथ साथ उनके इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया गया। तो ये सब एक चेंजेस हैं कि किस प्रकार से हम कठोर अनुशासन और इस तरीके की शिक्षा प्रणाली से हम बढ़े हैं इंटरैक्टिव क्लासरूम्स की तरफ, हम बढ़े हैं बहुत ही लचीले क्लासरूम की संरचना की तरफ, हम बड़े शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली से छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली तक। तो यह कुछ बदलाव थे जिसकी हमने बात करी। स्कूलों के विकास में कुछ प्रमुख विषय भी हैं, जैसे कि शिक्षक केंद्रित से हम छात्र केंद्रित पर आए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी। तकनीकी समावेश हुआ। अब आप देखिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो गूगल क्लासरूम्स हो, चाहे वो AI टूल्स हो, चाहे आपको अपना असाइनमेंट बनाना हो, आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ होते हैं क्लासरूम में, चॉक एंड डस्टर यूज़ नहीं होता अब। तो ये क्या है? तकनीकी समावेश है, ये भी एक बदलाव है। साथ ही साथ वैश्विक और सांस्कृतिक क्षमता की बात होती है, ग्लोबल सिटीजनशिप की बात जैसे मैंने अभी करी थी, और भावनात्मकता और सामाजिक विकास पर ध्यान, यानी कि इमोशनल क्वोशंट। अभी मैंने बोला कि पहले हम सिर्फ बात करते थे छात्रों के IQ को बढ़ाने के लिए, यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशंट को बढ़ाने के लिए, लेकिन शिक्षा प्रणाली में एक बदलाव आया है कि अब हम अपने छात्रों को या अपने छात्रों का EQ बढ़ाने की बात करते हैं, यानी कि इमोशनल क्वोशंट बढ़ाने की बात करते हैं। तो यह सब एक बदलाव है कि क्या प्रमुख विषय हैं शिक्षा या स्कूल या विद्यालयों के विकास में। छात्रों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्कूल सेटिंग में OD की क्या आवश्यकता है, OD क्यों ज़रूरत है। अभी हमने बात करी कि हाँ, परिवर्तन आए हैं, तो OD यहाँ पर क्या महत्वता रखता है, कैसे OD कार्य करेगा। तो OD यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मदद करता है कि जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं शिक्षा प्रणाली में, उनको कैसे लोग अडैप्ट कर पाएं। तो शिक्षा प्रणाली के परिवर्तनों को सुचारू रूप से अनुकूलित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं OD इंटरवेंशंस। और सिर्फ यही नहीं, स्कूलों के प्रदर्शन के सुधार में, ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम OD इंटरवेंशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए, आजकल बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रतिस्पर्धा है, अलग अलग स्कूलों के बीच में प्रतिस्पर्धा है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो उन स्कूलों के विकास के लिए हम OD इंटरवेंशंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे हर स्कूल अपने आप को और ज़्यादा उत्कृष्ट बना पाए। इसके अलावा हम जो बात करते हैं या OD की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हम एक कोलैबोरेटिव कल्चर की बात कर रहे हैं। अब वह ज़माना चला गया कि अगर गणित का शिक्षक है तो वो अपनी गणित की बात करेगा, बाकी उसे किसी और से कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई प्रौद्योगिकी का शिक्षक है, नहीं, आजकल कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट की बात हो रही है। MBA में जब हम बात करते हैं केस स्टडी, तो केस स्टडी में अलग अलग कार्यों के, अलग अलग फंक्शंस के प्रोफेसर साथ में आके एक केस को डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही केस में
आप उसमें फाइनेंस भी समझा सकते हैं, आप उसमें मार्केटिंग भी समझा सकते हैं, आप उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी समझा सकते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब आपके संगठन में कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होगा। तो ओडी की ज़रूरत पड़ती है एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए, एक सहयोगात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, संगठनात्मक मुद्दे जो होते हैं, संघर्ष जो होते हैं, उनको भी मदद करता है ओडी कि कैसे उनसे आगे बढ़ा जाए, और साथ ही साथ व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए और सहायक शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए होता है। अब इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे ओडी के हस्तक्षेप हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्कूल सेटिंग के लिए। ऐसे कौन से हस्तक्षेपों को आप ला सकते हैं जिससे जो भी परिवर्तन स्कूल सेटिंग में आ रहे हैं वह अच्छे ढंग से आप लगा पाएं और अपने संगठन, अपने स्कूल को, अपनी स्कूल की संस्था को एक अच्छी संस्था बना पाएं। तो चलिए, सबसे पहला जो हम ओडी हस्तक्षेप यानी कि ओडी इंटरवेंशन की बात करते हैं तो वह है शिक्षक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली से छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली हुई, तो इसमें सबसे पहले तो आपको उस शिक्षक को प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसे क्या बदलाव लाने चाहिए कि वह छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे, किस प्रकार से वह इंटरैक्टिव क्लासरूम्स बनाए। तो प्रशिक्षित करिए। अब जैसा मैंने बोला इंटरैक्टिव क्लासरूम्स, तो आजकल बहुत सारे इंटरैक्टिव एआई टूल्स बहुत से शिक्षक इस्तेमाल करते हैं। कहूत हुआ या कोई भी आप ले लीजिए, क्विज लेने के लिए कहूत इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? उनको प्रशिक्षित किया गया कि एक ट्रेडिशनल ढंग से क्विज लेना और एक नए तरीके से इंटरैक्टिव वे में क्विज लेना क्या होता है, तो इसके लिए वह प्रशिक्षित किए गए। तो प्रशिक्षित करना पड़ेगा आपको अपने शिक्षकों को, तभी आप आगे उनको बढ़ा के लेके जा पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ शिक्षकों को प्रशिक्षित करने से चीज़ें नहीं होती हैं, साथ ही साथ आपको पाठ्यक्रम में भी सुधार लाना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि जो ट्रेडिशनल स्कूल सेटिंग था उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को लिखना, गणना करना और सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक ज्ञान दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम अब आगे बढ़ रहे हैं, इतने डायनामिक एनवायरनमेंट में हैं, तो हमें छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना पड़ेगा, नवाचार को बढ़ावा देना पड़ेगा, उनके इमोशनल क्वेश्चन को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से अपने पाठ्यक्रम को बनाएं कि हमारा छात्र इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार हो। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि एक केस स्टडी, क्योंकि हम एमबीए में केस स्टडी माध्यम से पढ़ाते हैं, तो एक केस स्टडी को डिस्कस करने के लिए एक प्रोफेसर हमें चाहिए, एक शिक्षक हमें चाहिए जो कि मार्केटिंग का हो, एक शिक्षक हमें चाहिए जो फाइनेंस का हो, एक शिक्षक हमें मानव संसाधन ग्रुप से चाहिए। तो वो एक ही केस स्टडी में अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको बता सकता है, अलग अलग सोच से आपको बता सकता है, आपको समझा सकता है कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। तो इन सब के लिए एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट चाहिए जो कि आप ओडी इंटरवेंशंस के द्वारा बना सकते हैं। जब बात आती है कि अच्छी टीम बनाने की, तो आपको याद होगा हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में बात करी थी कि टीम इंटरवेंशंस क्या होते हैं, हम कैसे एक अच्छी टीम बना सकते हैं। तो आप उन टीम इंटरवेंशंस की मदद यहाँ पर ले सकते हैं और एक शिक्षण संस्था में आप अच्छी टीमों का निर्माण भी कर सकते हैं। और जहाँ अच्छी टीमें होंगी, कोलैबोरेटिव टीमें होंगी, तो यकीन मानिए आपका शिक्षण संस्था आगे बढ़ेगा। अब इसके अलावा छात्र केंद्रित शिक्षा पहलों की बात हो, जैसा मैंने बोला स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग एनवायरनमेंट आप बनाइए, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फ्लेक्सिबल क्लासरूम्स बनाने पड़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा
कठोर रिजिड स्ट्रक्चर्स, रिजिड संरचनाएं नहीं बना सकते आप। फ्लेक्सिबल क्लासरूम्स में बच्चों के पास एक छूट होती है कि वह अपने विचार व्यक्त कर पाएं, अपने नए विचारों को सबके सामने रख पाएं, अपनी रचनात्मकता सबके सामने लेकर आ पाएं। तो इस प्रकार के क्लासरूम्स की स्थापना आपको करनी पड़ेगी, इस प्रकार की बैठक आपको बनानी पड़ेगी जो कि लचीली हो, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो, बहुत कठोर नहीं हो। इसके साथ ही साथ आप निरंतर फीडबैक, निरंतर सुधार करने के लिए फीडबैक लीजिए। कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई तंत्र बनाइए, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, मैं यह नहीं कह रही कि एक शिक्षक काफ़ी नहीं है नई चीज़ें सोचने के लिए, लेकिन जब आप बच्चों से, छात्रों से भी फीडबैक लेते हैं कि कौन सी चीज़ नहीं सही जा रही है एक शिक्षक संस्था में, तो आपको उनके पर्सपेक्टिव भी पता चलते हैं। तो एक ऐसा फीडबैक सिस्टम बनाइए जहाँ पे शिक्षक, जहाँ पे छात्र, छात्रों के अभिभावक वो भी अपना फीडबैक दे पाए कि किस प्रकार से एक अच्छा शिक्षण संस्था बना सकते हैं, क्या कमी है यहाँ पर, क्या अच्छी चीज़ें हैं, किन अच्छी चीज़ों को और अच्छा बनाया जाए, किन कमियों को हटाया जाए, इसके लिए एक फीडबैक सिस्टम बनाइए। सिर्फ यही नहीं, डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी एकीकरण करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए डिजिटलाइजेशन का, छात्रों को दक्ष करिए। अभी बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे कि लोगों को पता ही नहीं है, जो बहुत ही ऐसे डिजिटलाइजेशन के टूल्स हैं जो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं है किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाए। तो अपने छात्रों को सक्षम बनाइए कि वह नए से नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, नए से नए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हों। उन्हें प्रशिक्षित करिए। और कैसे वो प्रशिक्षित होंगे? पहले आप अगर एक शिक्षक हैं तो आपको ट्रेन होना पड़ेगा, आपको प्रशिक्षित होना पड़ेगा, और फिर अपने छात्रों में भी वो चीज़ें डालिए, यूज़ करिए ये सब। कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य की बात करिए। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि महामारी के बाद हम सिर्फ और सिर्फ यह नहीं बात करते कि लोग, बच्चों का IQ क्या है, हम इस पे भी फोकस करते हैं कि उनका मेंटल फिजिकल वेलनेस के साथ साथ मेंटल फिजिकल वेलनेस कैसा है, मेंटली वो कितने स्ट्रांग हैं, उनका भावनात्मक बुद्धिमत्ता कितनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, उसको भी बढ़ावा दीजिए। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा और विविधता प्रशिक्षण दीजिए। जब हम समावेशी शिक्षा और विविधता की बात करते हैं तो अब जैसा आप लोग सब प्रबंधक बनने जा रहे हैं, तो एक प्रबंधक या एक संगठन में आजकल किस पे बात हो रही है? डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पे, यानी कि विविधता पर और समावेशन पे। अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग आयु के लोग, अलग अलग लिंग के लोग, अलग अलग नेशंस, देश के लोग, अलग अलग विचारों वाले लोग सब साथ में कार्य कर रहे हैं, यानी कि विविध कार्यबल हो आजकल संगठन की मांग है। और साथ ही साथ हम इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जहां पर हम किसी के प्रति बहुत ज्यादा बायस नहीं हो, भेदभाव नहीं करें हम। तो अगर इस तरीके का कल्चर आप स्कूल में ही डेवलप करेंगे, आप विद्यालयों में छात्रों को समझाएंगे कि क्यों जरूरी है अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना, अगर कोई फिजिकली चैलेंज है तो क्यों वो हम लोगों से अलग नहीं है, यह समझा पाना बहुत जरूरी हो गया है। तो यह ओडी इंटरवेंशंस के थ्रू आप छात्रों में, शिक्षकों में इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, स्कूल प्रशासकों को भी और ट्रेन करिए, प्रशिक्षित करिए, जिससे कि उनके नेतृत्व शैली का विकास हो और वह शिक्षा प्रणाली के लिए, या यह कहिए शिक्षण संस्थानों के लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रणालियों को लेकर आए, शिक्षा प्रक्रियाओं को लेकर आए, जो कि छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित हो।
हमें दोनों का ही फायदा सोचना है, क्योंकि देखिए अगर एक शिक्षक अपने शिक्षण संस्थान में कार्य करते हुए खुश है तो वह अपने छात्रों को और ज़्यादा अच्छी शिक्षा और अच्छे तरीके से शिक्षित करेगा। तो पहले तो आप अपने शिक्षण संस्थानों के नेताओं का या एडमिनिस्ट्रेटर्स का या प्रशासकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम करिए, जिससे कि वह अच्छी शिक्षा प्रणालियां लाए, जिससे कि छात्रों और शिक्षकों दोनों को ही फायदा हो। और आखिरी में मैं ये कहूँगी कि अभिभावकों और शिक्षकों की साझेदारी हो। कंटिन्यूएशन में आप जो शिक्षक होते हैं वह अभिभावकों से मिलें, वह जानें कि उनको क्या चीज़ें बदलाव लाना है या वह क्या सोचते हैं कि एक शिक्षण संस्थान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या चीज़ें वो लेकर आएँ कि उनके बच्चों के भविष्य और अच्छे बने। तो कहीं ना कहीं उस साझेदारी को मजबूत कीजिए। तो छात्रों, यह थे स्कूल सेटिंग में ओडी इंटरवेंशंस। इस सत्र में हमने बात करी कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र क्या है, उसके क्या रुझान हैं, क्या नई नई चीज़ें उसमें आ रही हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं और उन परिवर्तनों के साथ क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। और साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि किस प्रकार के ओडी इंटरवेंशंस लगाकर आप उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात करी कि किस प्रकार से स्कूल सेटिंग में बदलाव आया है। अगर हम 20वीं सदी से पहले की बात करें और अभी आज की बात करें तो कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली बदली है, और साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली में हम कौन से ऐसे संगठनात्मक विकास के इंटरवेंशंस ला सकते हैं जिससे हम अपनी शिक्षा प्रणाली को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सक्षम बना पाएं। तो मैं समझती हूँ कि आपको यह व्याख्यान समझ आया होगा। धन्यवाद छात्रों।